ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ, ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਚਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਗੁਣਾ ਭਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ करना पड़े। निखिल जी, सही कहा आपने। पहले 2 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं शुरू करूँगा डिलीवरी के थोड़ा पहले। एक तो किसान का ध्यान पूरा होना चाहिए गाय पे। जब सोने का टाइम करीब आ रहा है तो गाय की देखभाल होनी चाहिए। कब वो डिलीवरी हो रही है वो हमें पूरा पता होना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी होती है, बछड़ी बाहर आती है, तो एक तो है उसको सुखाना, जो बर्थ मेम्ब्रेन्स है उसको हटाना, क्लीन करना, और क्लीन करने के बाद गाय के पास छोड़ना। तो गाय भी अपना नेचुरल जो हैबिट होता है उसको चाट के साफ़ करती है। इससे सिर्फ सफाई नहीं होती, मसाज भी होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन काफ का बढ़ता है। ये करने के बाद इमीडिएट अपना पहला काम है, जो पहले 2 घंटे के अंदर अंदर हो ही जाना चाहिए, वो है नेवल कॉर्ड का कटिंग। तो नेवल कॉर्ड अच्छे साफ़ सुथरे सीजर से कट करके बिटाडिन के सॉल्यूशन में अगर हम डोएंगे तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन से बचना ज़रूरी है, इसलिए साफ़ सफाई होना और डिसइंफेक्शन होना ये ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद का इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट काम है कोलेस्ट्रम पिलाना, जिसको हम बोली कहते हैं पंजाबी में। हम सब जानते हैं वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जमता है। ये जमता इसलिए है कि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। अभी कोरोना कोविड-19 के सिलसिले में हम सब ने इम्यूनिटी पे बहुत बात की। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो नाम ही बता रहा है कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो जो गाय अपने बॉडी से इम्यूनिटी ट्रांसफ़र करती है काफ को, वो होता है कोलेस्ट्रम से। और जितना कोलेस्ट्रम काफ जल्दी पिएगा उतना पैसिव इम्यूनिटी हम जिसको कहते हैं, जो मदर ने डेवलप की हुई है, और रेडी इम्यूनिटी अब बछड़ी को पास ऑन कर रही है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी बनाने का काम कोलेस्ट्रम पिलाने से होता है। मैंने कहा कि कोलेस्ट्रम में प्रोटीन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। अगर हम ऐसे प्रोटीन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स खाए, या बछड़ी बड़ी होने के बाद 2 महीने बाद अगर उसको दें, तो ये प्रोटीन हज़म होके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होके उसके बॉडी में जाएंगे। जबकि नेचर ने काफ को ऐसा बनाया है कि पहले 24 घंटे में ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं बिना टूटे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जितना जल्दी कोलेस्ट्रम काफ को पिलाए उतना अच्छा। जितना हम उसको देर करेंगे, एक तो काफ की जो इम्यूनोग्लोबुलिन एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी नीचे जाती है। और दूसरे हाथ में जो कोलेस्ट्रम बन रहा है गाय में, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन का परसेंटेज घटता जाता है।
तो जो शुरू का कोलोस्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं और काफ की वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है इमीडिएट बर्थ के बाद। तो इसलिए जितना जल्दी हम कोलोस्ट्रम काफ को पिला सके उतना काफ के लिए अच्छा, उसके सेहत के लिए अच्छा है। अब बात आती है कि कितना पिलाना चाहिए। तो आजकल सभी किसान भाई काफ को तोलते हैं ही, उसका बर्थ वेट कितना है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके 10% मतलब अगर 35-40 किलो का है तो 3.5 या 4 किलो कोलेस्ट्रम पहले दिन में जाना चाहिए। ये हम 2 समय में बांट के, एक समय में 5 से 8% कोलेस्ट्रम अगर बॉडी वेट के पिलाते हैं तो काफ के लिए बढ़िया होता है और काफ फिर अलग अलग डिसीजेस से बच पाता है। तो ये रेडी इम्यूनिटी है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं काऊ से काफ में, और इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने आप में जे वेख्या जाए तो बड़ी कुदरती बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਪਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? हाँ बिल्कुल, मैंने भी कई किसान भाइयों से सुना है। ट्रेडिशनली किसान भाई ये मानते थे कि अगर बर्थ मेम्ब्रेन जहर अगर गिरा नहीं है तो वो कोलेस्ट्रम पिलाना नहीं चाहिए जब तक वो गिर नहीं जाता। मेरे हिसाब से ये गलत है। जैसे कि हमने शुरू में बात की, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हम जल्दी कोलेस्ट्रम काफ को पिलाएंगे उतना एब्जॉर्प्शन इम्यूनोग्लोबुलिन का अच्छा होगा। इसलिए हमें देखना ये है कि जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रम काफ को पिलाया जाए, देर ना हो। तो इसलिए अगर प्लासेंटा फंसा भी है तो भी कोलेस्ट्रम पिलाना ज़रूरी है। इसका दूसरा इफ़ेक्ट ये भी है कि काफ जो सकलिंग के एक्शन है, कोलेस्ट्रम निकालने की जो एक्शन है वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन करती है गाय के बॉडी में, जिससे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये प्लासेंटा गिराने में मदद भी करता है। तो इसलिए काफ को कोलेस्ट्रम पिलाना, जल्दी पिलाना ज़रूरी है, चाहे फिर प्लासेंटा ना गिरा हो तो भी। मैं तो इसके आगे जाके ये कहूँगा कि किसी किसी गाय ने अगर कोलेस्ट्रम नहीं बनाया, नहीं दिया, तो ऐसे काफ को दूसरे गाय का भी कोलेस्ट्रम जितना जल्दी हम पिला सकें उतना पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी एब्जॉर्प्शन की बाद में कम होनी है और उसको अगर हम पैसिव इम्यूनिटी देना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके कोलेस्ट्रम पिलाना इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, कई बार मैं ये भी देखिया कि कई पशु पालक ने, मेरे भी कई जानकार ने, वो की करते हैं कि कुछ ही दिनों की जी बच्ची है, कट्टी है, उसनों पट्ठा, अचार, तूड़ी यह खवा देंगे हैं, तो इसका कोई नुकसान भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, और सिर्फ किसान भाइयों का नहीं, हम न्यूट्रिशनिस्ट का भी यही है। जब मैं पढ़ा करता था 15-20 साल पहले भी, हम ये कहते थे कि थोड़ी तूड़ी तीसरे चौथे दिन से शुरू कर देनी चाहिए, वो रूमेन ग्रोथ में हेल्प करती है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो कहता है वो ये कहता है कि रूमेन रेटिकुलम की जो डेवलपमेंट है वो ब्यूटेरिक एसिड से ज़्यादा अच्छी मिलती है, और ब्यूटेरिक एसिड बनता है जो काफ के लिए, बछड़े के लिए, बछड़ी के लिए फीड बनता है, उसमें ग्रेन्स है, उससे ब्यूटेरिक एसिड बनता है। अगर हम बछड़ी को दूध, पानी और फीड ये ही सिर्फ देंगे तो रूमेन और रेटिकुलम का जो डेवलपमेंट है, उनका जो रेशो होना चाहिए वो वैसा बनता है। कई बार हम देखते हैं कि काफ का पेट, जो बछड़ी का पेट है, नीचे से गोल होना शुरू हो जाता है, और बहुत बार डॉक्टर बोलते भी है कि शायद इसमें वर्म हो गए होंगे, आपने डीवर्मिंग की है क्या। तो कई बार ये वर्म से नहीं, बल्कि जो हमने फोरेज, अचार हो या तूड़ी हो, ये खिलाने से ये पेट का शेप ऐसा होता है,
और जो हमें डेयरी काऊ का बॉडी कन्फर्मेशन चाहिए, जो टिपिकल शेप चाहिए, वो फिर कभी बन नहीं पाता और उसके लाइफ लॉन्ग ये असर रहता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले 3 महीने बछड़ी को सिर्फ दूध, फीड जो बछड़ी के लिए बनाया गया है वो, और पानी, इसके अलावा कुछ ना दे। हम आजकल देखते हैं कई सारे किसान भाई बछड़ियों को केज में पालते हैं, एक पिंजरे में रखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ना ही उनको रोगों से, एक दूसरों से रोग होने से बचाती है, और उसको घास भी नहीं मिलने देती। अगर हम बछड़ियों को खुला छोड़ेंगे तो फार्म में इधर उधर तो मुंह मार लेगी, कुछ घास खा जाएगी, और फिर जो डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर हम उनको ये केजेस में रखते हैं जिसकी साइज़ 6 फुट बाय 4 फुट अगर है, तो उसमें काब बंद रहेगा और फिर घास नहीं खाएगा, सिर्फ पानी, फीड और दूध, यही उसको मिलेगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਗੁਣਾ ਭਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਿਆਂਤਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने भी कई सारे फार्म पे किसान भाइयों से ये सुना है। अब क्या हुआ है, लास्ट कई सालों में जो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि शुरू में उनको माता का सिर्फ दूध दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए, पानी भी मत दीजिए। तो ये कई बार किसान भाई बछड़ियों के लिए भी करते हैं, और सोच तो उसकी सही है कि जो आदमियों में कहते हैं पानी देने से बैक्टीरिया या कई अलग अलग इन्फेक्शन जा सकते हैं, उससे बचने के लिए कहते हैं। जहाँ तक बछड़ियों का सवाल है, हमने ये नहीं करना चाहिए। पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। पानी साफ़ सुथरा हो, पीने लायक हो, अपने पीने लायक हो, उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, ऐसा पानी अगर हम देते हैं तो बछड़ियों को ग्रोथ में मदद करता है। जो आदमियों में हम कहते हैं वहाँ तक वो ठीक है, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं उतने फास्ट नहीं ग्रो हो रहे, तो उनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो जो वो दूध पीते हैं वहाँ से हो जाती है। लेकिन बछड़ियों का ऐसा नहीं है। हम उनको जितना दूध देते हैं उससे भी ज़्यादा उसको पानी चाहिए। उस दूध में से उसको पानी मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पानी चाहिए। इसलिए उसको साफ़ सुथरा पानी देना ज़रूरी है। तो जैसे हमने दूध पिलाया, बछड़ियों के लिए बना हुआ फीड खिलाया, उसके साथ साथ ही उसको 24 घंटे साफ़ सुथरा पानी मिले, ऐसी योजना फार्म पे बनी होनी चाहिए। और जितना पानी वो पीती है उसको पीने देना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, पानी का हमने साफ़ सुथरापन के बारे में बात की, वैसे ही पानी का टेम्परेचर भी देखना चाहिए। जो काफ का बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर इक्वल है जो पानी पिला रहे उसका टेम्परेचर, तो वो काफ के लिए अच्छा होता है न। वो जितना चाहिए उतना पानी पीता है, ज़्यादा भी नहीं पिएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि बछड़ियों को अगर हमने फार्म पे खुला छोड़ा है तो वो उछल कूद करके पसीना बहा के बहुत सारा ज़्यादा पानी पी लेती है। इससे, जिसको हम वाटर टॉक्सिसिटी कहते हैं, वो
होने की संभावना होती है। इसमें यूरिन में से, पेशाब में से खून जाता है, पेशाब लाल होती है। ये ना होने के लिए भी अगर हम पिंजरे में बच्चियों को रखते हैं और पानी का टेम्परेचर बनाए रखते हैं तो वो पानी ज़्यादा नहीं पिएगी, जितना ज़रूरत है उतना ही पिएगी और फिर ये वाटर टॉक्सिसिटी का सवाल नहीं आएगा। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात की आपने। इंडिया में जनरली बहुत दुख की बात है कि मॉर्टेलिटी काफ की ज़्यादा है। वैसे तो वर्ल्ड में ही काफ में मॉर्टेलिटी के टॉप 2 कारण होते हैं, एक है डायरिया और दूसरा है निमोनिया। तो इन 2 बीमारियों से हमने बचना ज़रूरी है और ये बहुत कॉमन है, ये अपने यहाँ आएगी ऐसा सोच के ही हमने तैयारी करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। डायरिया जनरली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। ये बैक्टीरिया कहीं से भी, फार्म की हवा से, पिंजरे से, पानी से या दूध से काफ के पेट में पहुंच सकते हैं और फिर जिसको हम एंटेराइटिस कहते हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है काफ मॉर्टेलिटी का। और दूसरा रीज़न है न्यूमोनिया का। जैसे हम ठंड से अपना खुद का बचाव करते हैं, ज़्यादातर किसान भाइयों को ये पता है कि ठंड में काव्स को भी बचाना चाहिए और कई बार ठंड की वजह से भी निमोनिया लग सकता है, लेकिन बिना ठंड के भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है। तो इन दोनों ही बीमारियों से बचने के लिए काफ का पिंजरा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही उसकी इम्यूनिटी मेंटेन करना। हमने पहले तो बात कर ली पैसिव इम्यूनिटी की, कि पैसिव इम्यूनिटी कोलोस्ट्रम से हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो मदर ने इम्यूनिटी बछड़े को पास ऑन की है वो कुछ दिनों तक बचा के रखेगी, लेकिन उस पैसिव इम्यूनिटी का अपना एक लाइफ है, उसके बाद उसकी लेवल कम होनी शुरू हो जाती है। काफ बढ़ रहा है तो उसकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ना शुरू होती है। इनका जो जॉइंट है वो जनरली आता है दूसरे तीसरे हफ्ते में, मतलब 13-14 दिन से 21-22 दिन के बीच में जो पीरियड होता है उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी माता की ओर से आई हुई इम्यूनिटी कम हो गई है और बछड़े की बढ़ी नहीं है। तो ऐसे पीरियड में काफ को बचा के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका न्यूट्रिशन, उसको हम क्या खिला पिला रहे हैं वो मायने रखता है। और दूसरा है साफ़ सुथरापन। अगर हम कम से कम बैक्टीरिया का एक्सपोजर बनाए रखेंगे तो फिर डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियां नहीं होगी और हम बछड़ियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम और है जिसको हम कहते हैं ब्लोट। तो काफ में जो बछड़ियों में ब्लोट होता है वो बड़े काउज़ में, बड़े जानवरों में ब्लोट होता है, उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडिया नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर ब्लोट कॉज करते हैं और ये क्लॉस्ट्रीडिया जो बैक्टीरिया है वो कई बार फार्म पे बने रहने से ब्लोट हो सकता है। तो इनसे भी हमने बचने के लिए सफाई रखना ज़रूरी है। जो काफ का पिंजरा है वो ड्राई होना चाहिए। एक तो पिंजरे में रखने से काफ का गोबर और पेशाब नीचे गिर जाती है, काफ उसके कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। ऊपर से अगर हम चूना इस्तेमाल करें पिंजरा धोने के बाद या काफ ने पेशाब करने के बाद, उस पर थोड़ा अगर चूना छिड़क ले तो वो ड्राई रहता है, वहाँ कोई पानी
जमा नहीं रहेगा, सूख जाएगा पूरा, इससे बैक्टीरिया नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से काफ की मॉर्टेलिटी डाउन रखने के लिए हमने डायरिया, न्यूमोनिया, काफ ब्लोट, इन जैसी चीज़ों से बचना है। और ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल है, इसके लिए डिसइंफेक्शन, बायोसिक्योरिटी, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा और एक कॉमन चीज़ है जिससे मॉर्टेलिटी तो नहीं होती लेकिन नुकसान बहुत हो सकता है, वो है वर्म्स। तो इसलिए डीवर्मिंग रेगुलर, जैसे डॉक्टर कहते हैं, उस हिसाब से होनी ज़रूरी है। अगर ये हुई तो काफ की ग्रोथ भी अच्छी मिलती है और उससे महत्वपूर्ण बात उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो डीवर्मिंग रेगुलर होना ज़रूरी है, जो काफ की सेहत बनाए रखने में मदद करेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। अपने बच्चियां पूरी ग्रोथ नहीं कर रही हैं जी। आपने सही सवाल किया है। बछड़ियों की ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और पहले 3 महीने में अगर हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे तो आने वाले गाय के पूरी लाइफ में उसका फ़ायदा होता है। जब हम ग्रोथ है, ठीक है या कम है ये कहते हैं तो अपने पास कुछ टारगेट होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर काफ का बर्थ वेट हमने गिना है और वो 90 दिनों में, 3 महीने में, पहले 3 महीने में अगर 3 गुना होता है तो वो अच्छा टारगेट है। अगर हमने ये कर लिया तो मैं कहूँगा कि हमने सही काम किया है। अब ये 3 गुना कैसे होगा? तो पहले है दूध। हम कितना दूध पिला रहे हैं, बराबर मात्रा में पिला रहे हैं कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। किसान भाइयों को पता है कि जनरली काफ का बॉडी वेट है उसके 10% के हिसाब से एक दिन में दूध पिलाना चाहिए। कई बार इसके और ध्यान नहीं दिया जाता, दूध कम होता है। कई बार ये होता है कि काफ ग्रुप्स में है तो एक एक को दूध जितनी मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिलता, तो उसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूध की जो क्वांटिटी है जितनी जानी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में जानी ही चाहिए। इसके बाद आता है फीड। तो बछड़ियों के लिए पंजाब में आजकल स्पेशल फीड मिलता है जो बछड़ियों के लिए आसानी से हजम होने वाला फीड होता है। ऐसा अगर अच्छे क्वालिटी का फीड हम देंगे और अच्छी मात्रा में देंगे तो हमें ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। तो दूध और फीड देना ज़रूरी है। दूध की क्वांटिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। फीड का आसान तरीका ये है कि 24 घंटा फीड पड़ा होना चाहिए। काफ को जब चाहिए, जब उसकी मर्ज़ी हो, उसने जितना चाहिए खाने के लिए फीड वहाँ बना रहे। अगर ये होता है तो आप देखेंगे 3 महीने में, 90 दिन, 80 दिनों में 2 से 2.5 किलो फीड काफ खाने लगता है। जब ये होता है तब भी जाके हमने दूध की क्वांटिटी घटा के फिर बंद करनी चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा डिसीज़ेस ना हो, अपने यहाँ सफाई रखे। डिसीज़ अगर हो गया तो फिर न्यूट्रिशन कितना भी अच्छा हम बनाएं तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो ग्रोथ के लिए दूध और फीड, अच्छे क्वालिटी का बछड़ियों वाला फीड ज़रूरी है। उसके सफाई बनाने से डिसीज़ेस नहीं होगी। और डीवर्मिंग की बात हम कर चुके हैं। अगर रेगुलर डीवर्मिंग करेंगे तो हमें चाहिए वैसी ग्रोथ मिलेगी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਅਸੀਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਫ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੇਟ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਵਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੂਸਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੱਚੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟੈਪ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰ ਡੇਅਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਗੁਣਾ ਭਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।
ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਣਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।